एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले 3 पॉइंट एनालिसिस में टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ पे 10% आज गिरा है और बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पे एक वापस बाय ऑन डिप्स का मौका बन रहा है या फिर हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। जिन लोगों ने ऊपरी भाव में ले रखा है उनको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्ड बाय यहाँ पे फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट कमेंट्स और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बीट द स्ट्रीट को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। आज भी अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स की न्यूज़ बहुत जल्दी आ गई थी, तो जिन लोगों ने अगर आज देख लिया होगा तो वो एक बार अपनी पोजीशन हेज कर पाए होंगे या फिर एग्जिट ले पाए होंगे। हम लोग ने ये, एक तो ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के मेजर गिरने का क्या रीज़न है, तो जो मेजर गिरने का रीज़न है यूके का बिजनेस, ये इनके लिए हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। जेएलआर 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 में अभी क्या हो गया, एक तो चिप शॉर्टेज के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उनको कैश फ्लो बर्न करना पड़ेगा। उनके पास $3.7 बिलियन कैश फ्लो है, जो कि कैश बैलेंस है, जिसमें से वो मानते हैं कि $1 बिलियन यहाँ पे क्वार्टर टू में इन लोग को बर्न करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी एक और चीज़ जो बोल रही है कि Q1 और Q2 के अंदर यहाँ पे EBIT जो रहेगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो नेगेटिव हो सकती है और फ्री कैश फ्लो जो रहेगा वो भी नेगेटिव रह सकता है £1 बिलियन के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रही है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स की जो सेल्स है इस बार जो आई है वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर अपन कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर फॉल देखने को मिला है। थोड़ा डिटेल यहाँ पे बात कर लेते। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो सेल्स है, रिटेल सेल्स, वो तो हाई है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सभी जगह सेल्स आ ही रही है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पे, एक और जो कंपनी ने एक नया रोवर डिफेंडर करके न्यू लैंड रोवर डिफेंडर लॉन्च किया था, तो उसके कारण रहा है। होलसेल बिजनेस में भी अगर आप देखोगे एक्सक्लूडिंग चाइना, यहाँ पे 72% से YOY बेसिस पे बढ़ी है। ओवरऑल यहाँ पे जेएलआर की सेल्स ज़्यादा भी रहेंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे Q1 के अंदर इंडिया में प्रॉब्लम थी बट बाहर प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे जो इम्पैक्ट किया है वो ये कॉमेंट है। अगर आप देखोगे कंपनी के पास, कंपनी ने बोला 3.7 बिलियन पाउंड्स का यहाँ पे कैश है इनके पास। और कंपनी ये मान रही है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में नेगेटिव एक तो EBIT मार्जिन रहेगा, और यहाँ पे जो कैश फ्लो एक्सपेक्ट करने वाली है जो कंपनी, वो £1 बिलियन का यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पे कि कैश फ्लो इनको बर्न करना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर में। और कंपनी के पास जो टोटल लिक्विडिटी वो 5.6 बिलियन पाउंड्स की है, इंक्लूडिंग देयर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स वगैरह और यहाँ पे ओवरऑल जो करंट एसेट्स को मिला के है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इनको एक तो चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। अब कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे जो सेल्स वॉल्यूम्स जो रहेंगी 50% लोअर देन प्लान रहेंगी। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि जो चिप शॉर्टेज है सेकंड क्वार्टर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कंपनी ने ये भी बोला है कि डिफिकल्ट टू फोरकास्ट है और ये चिप शॉर्टेज से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपैक्ट कर रही है। और वहीं पे कंपनी ने ये भी बोला है कि ओवरऑल यहाँ पे सम लेवल ऑफ शॉर्टेजेस विल कंटिन्यू थ्रू द एंड ऑफ द ईयर एंड बियॉन्ड, मतलब इस साल के एंड तक भी यहाँ पे चिप शॉर्टेज रहेगी। और यहाँ पे कंपनी के जो बिजनेस है, हाई मार्जिन बिजनेस पे कंपनी प्रायोरिटाइज करेगी, और बिकॉज चिप की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, चिप क्या होती है? देखो, चिप एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसने पूरी ग्लोबल ऑटोमेटिव क्या है, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर रखा है। तो चिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप इसको देखोगे तो ताइवान जो एक है वो सबसे बड़ा चिप का मेकर है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिप शॉर्टेज चल रही है। तो उसके कारण यहाँ पे सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और पूरा ऑटो सेक्टर इंडिया में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और जो चीज़ को इम्पैक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है वो है कंपनी में एक तो CEO नहीं है, अभी कंपनी का CEO चला गया है, एक ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। और जो इनकी डोमेस्टिक सेल्स रही है वो भी यहाँ पे कुछ खास नहीं रही है। अगर अपन देखें वो डोमेस्टिक सेल्स का चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला कि जो डोमेस्टिक सेल्स है 56% लोअर है प्रीवियस क्वार्टर से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और उसके बाद अगर अपन देखेंगे Q1, जैसे अभी यहाँ पे जो 43,000 की सेल्स हुई है ना, ओवरऑल टोटल डोमेस्टिक सेल्स, ये लगभग है ना 53,000 के करीब हुआ करती थी Q1 FY19 में। मतलब जो अपन जून 2019 की बात करें ना, बिकॉज पिछले वाला साल भी पेंडेमिक से हिट हो गया था, तो पिछला साल जब था ना, पिछले से पिछला साल, तब यहाँ पे अच्छी सेल्स थी। तो ये सारी चीज़ें
इम्पैक्ट कर रही है और जेएलआर की डेप्ट और टाटा मोटर्स की ओवरऑल डेप्ट यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। और कंपनी ने ये भी बोला है कि हम लोग अभी पैसेंजर व्हीकल के लिए कोई भी यहाँ पे पार्टनर नहीं ढूंढ रहे। इट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे ना टाटा मोटर्स अपने पैसेंजर व्हीकल के लिए पार्टनर ढूंढेगा, बट यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अभी अगर अपन देखें यहाँ पे टाटा मोटर्स पार्टनर पे जो एक न्यूज़ आई थी, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला था कि ईटी की एक रिपोर्ट भी आई थी कि यहाँ पे अभी कंपनी पार्टनर्स पे नहीं जाएगी। तो पहले ये खबर आई थी कि टाटा मोटर्स यहाँ पे एक पार्टनर लाएगी अपने पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, एक इन्वेस्टर लेके आएगी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर टाइप्स होगा, जैसे जियो के अंदर गूगल वगैरह आए और फेसबुक वगैरह आए, तो वो सारा एक इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट नहीं है। और अभी एक ईवी में एक और प्रॉब्लम आ गई है कि ओला इलेक्ट्रिक आ गया, ओला के जो स्कूटर्स हैं वो आ गए और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी लेके आ रहे स्कूटर्स के मामले में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकली चार्ट में क्या दिख रहा है और क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे लास्ट 4 आवर्स का देखोगे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल दिखेगा। सभी चीज़ें अब नेगेटिव टर्न हो गई है। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ये जो टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं मैं इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर सर्किट वर्किट लग गए ना या फिर 10-5% का मूवमेंट आ गया, सारे टेक्निकल इंडिकेटर ही हिल जाते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी जो ये रेजिस्टेंस बता रहा है 349 का रेजिस्टेंस बता रहा है, सपोर्ट 339 का था जो आज तोड़ चुका है। सारे सपोर्ट अगर अपन देखेंगे, सपोर्ट 323 का था वो भी आज तोड़ चुका है। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो मैं आपको चार्ट में ही बता देता हूँ, बट यहाँ पे अपन जो मूविंग एवरेजेस की बात करें ना, तो मूविंग एवरेजेस 200 ईएमए और यहाँ से अभी और एसएमए से बहुत ज़्यादा, मतलब 200 डेज के एसएमए को भी तोड़ दिया, अब ईएमए ही रह गया है और वो भी आज एक बार लगभग टच कर दिया था। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे जब भी स्टॉक ये सब चीज़ें करता है ना, ये सारे ईएमए डीएमए तोड़ता है और सपोर्ट लेवल्स तोड़ता है, तो टेक्निकली तो यहाँ पे स्ट्रांग है ना, जो स्टॉक होता है वो टेक्निकली स्टॉक में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यहाँ पे जो मार्जिन गाइडेंस कंपनी दे रही है वो भी मेरे को है ना, मतलब अभी आपको कंपनी साफ बोल रही है ना, उनका जो सबसे खराब सेगमेंट है जेएलआर, उसमें और ज़्यादा खराबी है और उसके लिए डेप्ट और ज़्यादा, इनके पास ऑलरेडी डेप्ट की प्रॉब्लम है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, सीईओ नहीं है, और कंपनी ने ये भी बोला हम लोग सीईओ अभी वी आर नॉट इन हरी टू फाइंड अ सीईओ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा एक स्टीप फॉल है जो कि बैक्ड बाय वॉल्यूम्स है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे जब वॉल्यूम और प्राइस फॉल एक साथ होता है तो ये एक लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा। यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो अपन 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी, अभी ये एक है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 6 महीने का था, 300 वाला जो लेवल है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जब यहाँ पे स्टॉक ने इसको क्रॉस किया था। अभी अगर अपन देखेंगे फरवरी से लेकर जुलाई तक ये सपोर्ट मेंटेन रहा था, इससे पहले भी कुछ यहाँ पे वॉल्यूम्स आई थी जब स्टॉक भागा था। अब अपने को यहाँ पे क्या रखना है, देखो मैं एक बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अभी यहाँ पे 316 चल रहा है, अगर 322 का लेवल कल को क्रॉस करता है या फिर इस हफ्ते में क्रॉस करता है तो एक आप अप ट्रेंड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉन्गर टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज लॉन्गर टर्म के लिए जो 6 महीने आने वाले हैं वो थोड़े इंपैक्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि कल भी यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी और एक बार ये अगर 300 के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बहुत है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 300 वाला जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो जिन लोगों की अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है उनको तो एग्जिट मारना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर कल आप 1-2 दिन और वेट कर लो, अगर ये स्टॉक इसी भाव पे रहता है तो यहाँ पे और ज़्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, नीचे की तरफ और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देखो लॉन्ग टर्म में तो ये छोटे मोटे मूवमेंट आते रहते हैं, बल्कि ये आपके लिए बाय ऑन डिप्स के लिए यहाँ पे एक ना बहुत अच्छा कैंडिडेट है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको एक लेवल बता दूँ 290 का, 290 पे अपन पहली स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, उससे पहले एक और स्टैगर्ड बाइंग करेंगे यहाँ पे 300 पे। हर लेवल पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक जो स्टॉक है किसी को भी एंट्री लेनी हो ना तो हर लेवल पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदो, सारी क्वांटिटी आपने 350 पे खरीद ली, अब आपके पास फंड बचा नहीं। देखो ऐसा नहीं है, मैंने भी थोड़ा बहुत स्टॉक खरीदा था 350 पे, बट मैंने बहुत कम खरीदा था और अब जैसे ही स्टॉक नीचे आया है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे कैपेसिटी है टू मैं ना इसको लो पे एवरेज कर लूँ। तो अभी मैं 300, 290 और 270, 275 वाला जो एक लेवल है वो एक और की सपोर्ट है, अगर वहाँ पे भी यहाँ पे नहीं टिका ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं मानता हूँ कि वो तो यहाँ पे टिक के रहेगा, बिकॉज वो तो लेवल बहुत कम देखने को मिला था। लगभग अपन बात करें तो ये लेवल है जो 260 और 275 वाला, तो ये एक थोड़ा इम्पैक्टफुल है।
बट यहाँ पे आज हाई वॉल्यूम के कारण मेरे को लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में रहेगा 300 का एक अपन सपोर्ट देखेंगे, 322 325 एक ऊपर में रेजिस्टेंस है और 300 रुपए एक नीचे में सपोर्ट है। तो इस रेंज बाउंड में रहता है, तो अपने को यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे आप मान सकते हो कि भैया स्टॉक थोड़ा यहीं पे टिका रहेगा। बट अगर ये इन सभी को क्रॉस करता है, 300 के नीचे जाता है, तो थोड़ा यहाँ पे बेयरिश जोन होगा। 322 के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।